सबसे पहले तो आप सभी साथी हैं, आप सभी का नमस्कार और सभी का मोस्ट वेलकम स्टडी एट होम परिवार में। आप सभी को पता होगा कि स्टडी एट होम जो हमारा ऐप है, स्टडी एट होम यूट्यूब चैनल है, ड्राइवर भर्तियों के लिए और टेक्निकल भर्तियों के लिए एक पूर्ण रूप से समर्पित यूट्यूब चैनल है और ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जिसके ऊपर आपको शानदार ऑनलाइन कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, ई बुक है, बेस्ट कंटेंट नोट्स के रूप में भी अवेलेबल आपको यहाँ पर होता है। तो जरूर आप इस एप्लीकेशन को एक बार आजमाएं, आपके जीवन में जरूर यहाँ पर कुछ अच्छा होगा और उम्मीद करता हूँ आपका जो एग्जाम होगा उसकी भी आप शानदार तैयारी यहाँ पर करेंगे। आज तक जितने भी बच्चे कोर्स लेके पढ़ के गए हैं उनका सिलेक्शन जरूर हुआ है और आपका भी होगा। तो शुरू करते हैं आज का ये एक नया सेशन, जिसमें हम प्रश्नों को, दोस्तों होता क्या है, प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि पेपर में जो प्रश्न आया है इसका सही आंसर कैसे निकालना है। प्रश्न पूछ लिया जाता है लेकिन आंसर निकालने की कला हमारे अंदर नहीं होती है, तो हम प्रश्न के बाल की खाल यहाँ पर निकालने का काम करेंगे और शानदार डेफिनेशन उसकी करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सबसे पहला प्रश्न है, कलर में रेड कर लेता हूं और प्रश्न संख्या 1 है, फिटनेस प्रमाण पत्र को लेकर निम्न में से गलत कथन को चुनना है। नए वाणिज्यिक वाहन यानी कि नए कॉमर्शियल वाहनों में 2 वर्ष तक का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, आप सभी को पता होगा, राइट आंसर है। निजी वाहनों में फिटनेस 15 वर्ष तक जारी किया जाता है, ये भी ठीक है। जहाँ जितनी आरसी होती है उतना ही फिटनेस प्राइवेट गाड़ियों के लिए दिया जाता है। कमर्शियल वाहनों में 8 वर्ष पुराने होने तक 2-2 वर्ष के लिए फिटनेस जारी किया जाता है, ये भी ठीक है। और प्राइवेट वाहनों में 15 वर्ष बाद प्रत्येक 2 वर्ष के लिए फिटनेस जारी किया जाता है, ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो प्राइवेट वाहन होते हैं 15 वर्ष के बाद में आरसी को 5 साल के लिए रिन्यू किया जाता है और फिटनेस भी दोस्तों यहाँ पर 5 साल का होता है। गलत पूछा है तो गलत ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 2 आपके सामने है, वाहन पंजीकरण के संबंध में गलत कथन आपको बताना है। नए वाहन को अस्थायी पंजीकरण से काम में ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता है उसका मेन मकसद होता है स्थायी पंजीकरण होने तक आप उस वाहन का प्रयोग कर सके। निजी वाहनों का पंजीकरण 15 साल के लिए जारी होता है, ये भी ठीक है। वाहन का पंजीकरण उसकी एक्सपायरी डेट से 2 माह पहले रिन्यू करवा सकते हैं, एडवांस रिन्यू की बात है तो ये भी ठीक है। वाहन पंजीकरण रिन्यू के लिए फॉर्म नंबर 26 में आवेदन किया जाता है, जो कि गलत है, क्योंकि 26 में है डुप्लीकेट आरसी के लिए अप्लाई, और रिन्यू के लिए बात करता हूं फॉर्म संख्या 25 में आप अप्लाई करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आपको आ रहा होगा। चौराहे के संकेत के बारे में सही कथन चुनिए। चौराहे के संकेत के बारे में आप सभी को पता होगा, चौराहे का जो संकेत होता है वो त्रिभुज में होता है, क्रॉस बना होता है, ये जो सर्कल होता है ये रेड होता है और ये जो संकेत है ये ब्लैक होता है। क्या होता है, ब्लैक होता है। तो यहाँ पर वृत्त में गलत हो जाएगा, वृत्त गलत हो जाएगा। त्रिभुज जिसका बॉर्डर लाल, त्रिभुज जिसकी पृष्ठभूमि लाल, पृष्ठभूमि लाल नहीं होगी, बॉर्डर लाल होगा, ऑप्शन नंबर बी। त्रिभुज जिसका बॉर्डर लाल रंग में हो और बीच में क्रॉस का चिन्ह बना हो तो वो एक चौराहे का संकेत होता है, एक चेतावनी संकेत होता है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है, मोटर केब के संबंध में सही कथन को चुनना है। मोटर केब, मोटर केब आप सभी को पता है, एक मोटर केब होती है, एक मैक्सी केब होती है। मोटर केब जो होती है ना, जो यहाँ पर दी गई है, इसमें 6 प्लस ड्राइवर आपका हो सकता है, और जो मैक्सी केब होती है उसमें 6 से 12 तक यात्री प्लस ड्राइवर होता है। तो यहाँ पर मोटर केब के बारे में पूछा गया है, तो ड्राइवर के अलावा गाड़ी में 6 व्यक्ति बैठ सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार मोटर वाहन के नष्ट होने के कितने दिनों के भीतर उसका पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन किया जाना चाहिए। तो नष्ट होने के 14 दिनों के भीतर यहाँ पर आपको इन्फॉर्म करना या नष्ट होने कर या रद्द करने के लिए आपको आवेदन करना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है, वाहनों में ब्रेक से ब्लीडिंग की जाती है जब, ब्रेक से ब्लीडिंग का मतलब है ब्रेक लाइनों में हवा आ जाती है, इस हवा को बाहर निकालना ही ब्लीडिंग कहलाता है। और इस मामले में हाइड्रोलिक ब्रेक में हवा जब आ जाती है तो उसको बाहर निकालना ब्लीडिंग कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 7 है, आरटीओ फॉर्म के संबंध में गलत कथन आपको बताना है। फॉर्म 1 फिटनेस का स्व घोषणा पत्र ठीक है। फॉर्म 2 लाइसेंस के लिए आवेदन, फॉर्म 2 लाइसेंस रिन्यू के लिए आवेदन, फॉर्म 6 अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस के लिए आवेदन। आप सभी को पता होगा कि ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी, ए, बी, सी तीनों सही है, डी गलत इसलिए है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस के लिए आवेदन जो होता है, जिसे हम आईडीपी के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, और इसका जो अप्लाई होता है फॉर्म संख्या 4A में किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है,
निम्न में से गलत कथन को आपको चुनना है। नई कार का योग्यता यानी कि फिटनेस प्रमाण पत्र 15 साल के लिए होता है। वाहन के सक्षमता यानी कि फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना पंजीकरण संभव नहीं है, ये भी ठीक है। नई कार का एक बारगी कर यानी कि वन टाइम टैक्स 15 साल के लिए होता है, ये भी ठीक है। नई कार का प्रदूषण प्रमाण पत्र 6 माह के लिए होता है, ये गलत हो जाएगा। न्यू व्हीकल की बात हो रही है तो नए वाहनों के लिए 12 माह का फिटनेस प्रमाण पत्र यहाँ पर जो प्रदूषण पीयूसी प्रमाण पत्र है वो जारी किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना उपयोग करने पर किस सेक्शन के तहत अपराध माना जाएगा? आप सभी को पता है कि धारा 190 जो है वो ये कहती है असुरक्षित वाहन। अब वो असुरक्षित किसी भी दृष्टिकोण से होता है तो यहाँ पर आप एक अपराधी हैं और आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है और इसके तहत 1500 रुपये का जुर्माना भी यहाँ पर देय होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा धारा 190। प्रश्न संख्या हमारे सामने 10 आ चुका है भाई। किसी लाइसेंस अपराध के लिए आपका लाइसेंस निलंबन कर दिया गया है। निलंबन का मतलब है सस्पेंड करना और रिकॉर्ड में पृष्ठांकन यानी कि एंडोर्समेंट कर दिया गया है। अब कितने वर्ष के भीतर आप द्वारा दोबारा से अपराध करने पर आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा? यानी आपका लाइसेंस अगर सस्पेंड है, पहले से सस्पेंड चल रहा है और आप अगर दोबारा से अपराध कर देते हैं किसी भी प्रकार का, तो यहाँ पर आपका जो है कितने समय के भीतर दोबारा से अपराध कर देने पर आपका लाइसेंस से रद्द कर दिया जाएगा? तो वो है 3 वर्ष के भीतर। अगर आप फिर से कोई अपराध कर देते हैं तो फिर आपका लाइसेंस है वो सस्पेंड की जगह रद्द कर दिया जाएगा। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने है। जिस सड़क मार्ग पर अलग से पैदल यात्री पथ नहीं बना है यानी कि फुटपाथ नहीं है, तो सड़क के किस साइड में यहाँ पर पैदल यात्री चलने का नियम होता है? आप सभी को पता है फुटपाथ नहीं होता है, पैदल पारपथ नहीं होता है, तो आपको उल्टी दिशा में चलना होता है, मतलब कि राइट साइड में चलना होता है, मतलब कि दाईं साइड में चलना होता है। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12 है। भारत स्टेज के संबंध में गलत कथन आपको बताना है। भारत स्टेज के संबंध में गलत कथन, इसे अंग्रेजी में इंडिया स्टेज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गलत है। आप सभी को पता होगा भारत स्टेज को अंग्रेजी में भी भारत स्टेज के नाम से ही जाना जाता है, न कि इंडिया स्टेज। यह वाहनों का प्रदूषण मानक तय करता है, ये ठीक है। भारत स्टेज फर्स्ट यूरो फर्स्ट के रूप में 2000 में लागू किया गया। वर्तमान में भारत स्टेज 6 संपूर्ण भारत में 2020 से लागू है। तो ये BCD तीनों से ये एक नंबर ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है। यातायात संकेतों चिन्हों का उल्लेख मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा में किया गया है? तो संकेत और जो चिन्ह है इनका उल्लेख यहाँ पर धारा 116 में किया गया है और इनका पालन करना धारा 119 में यहाँ पर बताया गया है कि आवश्यक होगा। पालन नहीं करते हैं धारा 177 लागू होती है। जुर्माने की बात करता हूँ तो यहाँ पर 500 रुपये का आप रोड संकेत का पालन नहीं करने पर यहाँ पर होता है। प्रश्न संख्या 14 है। आदेशात्मक संकेतों के संबंध में गलत कथन आपको बताना है, गलत कौन सा है? अधिकतम गति सीमा संकेत गोल आकृति में होता है। अधिकतम गति सीमा संकेत गोल में होगा, बिल्कुल ठीक है। न्यूनतम गति सीमा संकेत नीली पृष्ठभूमि में बना होगा और ये भी ठीक है। और न्यूनतम गति सीमा संकेत चिन्ह सफेद रंग में बना होगा, बिल्कुल ब्लू में, यहाँ ब्लू पर सफेद होगा। अधिकतम गति सीमा संकेत चिन्ह नीली पृष्ठभूमि में बना होगा, नीली में नहीं होगा, ये व्हाइट में होगा। अधिकतम जो गति सीमा का संकेत होता है वो व्हाइट में ही होता है। रेड सर्कल होता है व्हाइट के ऊपर, यहाँ पर 50 ब्लैक कलर में लिखे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये डी गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 15 आपके सामने है। हिट एंड रन मामले के लिए सही कथन आपको चुनना है। मृत्यु की स्थिति में 25,000 का मुआवजा गलत हो जाएगा। मृत्यु पर 50,000 और गंभीर घायल पर 25,000 का मुआवजा गलत है। मृत्यु पर 2 लाख और गंभीर घायल पर 25,000 का मुआवजा ये भी गलत है। मृत्यु की स्थिति में 2 लाख का ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें गंभीर घायल में 25,000 गलत हो गए, यहाँ पर 50 आ जाता तो सी भी सही हो जाता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 16 है। नीचे दिए गए संकेतों में निषेधात्मक संकेत कौन सा है? निषेध जो मना करता है। दाएं मुड़ना अनिवार्य है, ये आपके निषेधात्मक नहीं है। आगे जाकर बाएं मुड़ें या सीधे चलें, ये भी नहीं है। स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी नहीं है। पार्किंग निषेध नाम भी आ गया है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आपके एक निषेधात्मक संकेत यहाँ पे होता है। ये तीनों जो संकेत हैं यहाँ पर क्या है? एक आज्ञात्मक संकेत है, जो आज्ञा करते हैं, आदेश हमें देते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने। मोटर व्हीकल एक्ट में किशोरों द्वारा अपराध
का उल्लेख किस धारा में किया गया है? किशोर वो होते हैं जो कि बालिग नहीं होते, जो समझदार नहीं होते, जो बच्चे होते हैं, तो इनके द्वारा अपराध करने पर धारा 199 ए लागू होती है। धारा 177 जनरल अपराध है, 177 ए भी जनरल अपराध से संबंधित है धारा 118 के संबंध में, और धारा 196 जो है इंश्योरेंस यानी कि बीमा के संबंध में यहाँ पे उल्लेख करती है। तो इन चीजों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो किशोरों द्वारा अपराध धारा 199 ए के अंतर्गत आता है। निम्न दिए गए कथनों में से सही कथन नहीं है, मतलब कि गलत है, आपको बताना है। नए नियम अनुसार लाइसेंस को समाप्ति तारीख से केवल 30 दिन पहले रिन्यू करवा सकते हैं, गलत है भाई। ये पहला ही ऑप्शन गलत हो गया है, ये 30 दिन नहीं 365 दिन है। परमिट को उसकी समाप्ति तिथि से 15 दिन पहले रिन्यू करवा सकते हैं, ठीक बात है। वाहन बीमा को उसकी समाप्ति तारीख से 1 माह पहले रिन्यू करवा सकते हैं, ये भी ठीक है। वाहन आरसी को उसकी समाप्ति तारीख से 60 दिन पहले रिन्यू करवा सकते हैं, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, नीचे दिए गए लाइसेंस के संबंध में गलत कथन चुने। लाइसेंस का जो प्रश्न है उसको गलत आपको बताना है। धारा 3 लाइसेंस की आवश्यकता ठीक है, धारा 4 लाइसेंस के लिए आयु सीमा ठीक है, धारा 8 लर्निंग लाइसेंस ठीक है, धारा 9 लाइसेंस रिन्यू, धारा 9 लाइसेंस रिन्यू है। रिन्यू के लिए पहले फॉर्म संख्या 9 होता था, लेकिन अभी वर्तमान में 2 है। दूसरी बात, लाइसेंस रिन्यू का जो उल्लेख है यहाँ पर धारा 9 में यहाँ पर किया गया है, ठीक है, सॉरी धारा 15 में किया गया भाई, सॉरी माफी चाहूंगा मैं, धारा 15 में लाइसेंस रिन्यू के संबंध में उल्लेख है वो किया गया है। धारा 9 में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के संबंध में उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 20 आपके सामने है, लाइसेंस बनाते समय परीक्षा के संबंध में गलत कथनों को आपको चुनना है। एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न की परीक्षा में भाग लेना और गाड़ी से टेस्ट देना आपको पड़ता है, ठीक बात है। टेस्ट में दिए गए प्रश्नों का 33% अंक प्राप्त नहीं करने पर उसे फेल समझा जाएगा, ये गलत है। इसमें आपको लगभग 60% अंक जो है यहाँ पर सही करने होते हैं। टेस्ट में फेल होने पर आगामी 7 दिवस बाद दोबारा से टेस्ट देने का अवसर दिया जाता है। 3 बार फेल होने पर टेस्ट हेतु 60 दिन बाद अवसर दिया जाता है, ये भी ठीक है। मतलब आप जो टेस्ट देते हैं ड्राइविंग टेस्ट, उसमें फेल हो जाते हैं तो आपको फिर से 7 दिन में, फिर से 7 दिन में, उसके बाद आपको 30 दिन बाद में 60 दिन बाद ही जाना पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी ये गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 21 है, वाहन की नंबर प्लेट या साइज आकार के बारे में गलत कथन आपको बताना है। तो यहाँ पर कार का जो साइज होता है 340 × 200, ये परफेक्ट साइज है। बस के संबंध में यहाँ पर 340 × 240 बताइए, तो ये गलत है। इसमें फ्रंट बाइक फ्रंट के 285 45 है, पैसेंजर कार का 500 120 है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? गलत आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखो, जो कार का होगा वही बस का होगा, जो कार का होगा वही बस का होगा। तो यहाँ पर 340 × 200 ही होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 22 है, सेंट्रल मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार वाहन श्रेणी का कौन सा जोड़ा गलत है? L2 श्रेणी 45 किलोमीटर तक स्पीड व 45 सीसी तक इंजन वाले वाहन है, इनका उपयोग यहाँ पर L2 श्रेणी में किया जाता है। M श्रेणी यात्री व यात्री सामान वाहन, M2 श्रेणी में यात्री व यात्री सामान वाहन जिनमें चालक सहित 8 सीट से अधिक सीट प्लस 5 टन से कम भार यहाँ पर होना चाहिए। N श्रेणी माल वाहन या गुड्स कैरिज के लिए होती है, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 L2 श्रेणी में यहाँ पर जो बताया गया है ये गलत यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर आपके सामने 23 है, दिए गए आपातकालीन नंबर सेवाओं का कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? पुलिस 101 यहाँ पर बताया गया है, मतलब कौन सा जोड़ा सही है? पुलिस के लिए 100 नंबर होता है, गलत हो जाएगा। आग फायर आग के लिए यहाँ पर आप सभी को पता है 101 होता है, तो ये गलत हो जाएगा। एम्बुलेंस के लिए आप सभी को पता है कि कितने होते हैं, 108 या 102 होते हैं, ये गलत हो जाएगा। हाईवे हेल्पलाइन नंबर 1033 होते हैं, ये इसमें राइट आंसर है। नेशनल हाईवे NH हेल्पलाइन नंबर होते हैं ना 1033 होते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास में 24 आ चुका है, वाहन से संबंधित ईंधन इंजेक्ट सिस्टम MPFI का पूरा नाम क्या है? MPFI का पूरा नाम जो होता है फ्यूल सप्लाई सिस्टम से संबंधित है और इसका पूरा नाम मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट के संबंध में सही कथन आपको चुनना है। हल्के मोटर वाहन चालक लाइसेंस के लिए इसकी आवश्यकता है, हल्के मोटर वाहन चालक लाइसेंस के लिए, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर गलत हो जाएगा यह कथन। हल्के मोटर वाहन चालक लर्निंग लाइसेंस के लिए इसकी आवश्यकता है, लर्निंग के लिए भी आवश्यकता नहीं है। LMV के लिए केवल 40 उम्र बाद लाइसेंस आवेदन या रिन्यू के लिए आवश्यक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, वाहनों से संबंधित सुरक्षा उपकरण के संबंध में कथन 1, हेलमेट ISI यानी कि BIS प्रमाणित होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर जो है एक नंबर ऑप्शन ठीक है। हेलमेट भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, मानक संस्थान ये भी ISI होता है। भारतीय मानक संस्थान का नाम भारतीय मानक ब्यूरो कर दिया गया है, तो ये भी साथियों यहाँ पर क्या है?
ऑप्शन ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शन ठीक है, मतलब सभी कथन क्या है यहाँ पे राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 27 है, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत इस अधिनियम के किसी नियम, विनियम, निर्देश, आदेश के उल्लंघन पर प्रथम बार में 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन इससे दूसरे अपराध के लिए जुर्माना राशि या दंड क्या हो सकता है यहां पर बताना है आपको। तो धारा 177 के तहत प्रथम बार का जुर्माना 500 है, दूसरी बार का जुर्माना 1500 रुपए का जुर्माना होता है। तो आपको पहली बार और दूसरी बार का दोनों का आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 आपके सामने, किसी सड़क पर जहां पर यू टर्न लेने की अनुमति होती है या जहां से यू टर्न लिया जा सकता है हो या यू टर्न के लिए जगह होने का निर्देश हो, वहां पर यू टर्न का संकेत बना होता है। यू टर्न का संकेत किस आकृति में होता है, यह आपको यहां पर बताना है। तो यहां पर गोल आकृति होगी, ब्लू सर्कल होगा, यू का आकार यहां पर बना होगा और व्हाइट में होगा। तो यहां पर वर्ग में जिसकी पृष्ठभूमि नीली हो और संकेत सफेद रंग में हो, यानी कि जो यहां पर ये जो आपका है ये तो ब्लू में हो जाएगा, ब्लू में हो जाएगा। वो जो संकेत है ना ये आपके यहां पर व्हाइट में हो जाएगा। बैकग्राउंड कैसा होगा, ब्लू होगा और संकेत जो होगा वो व्हाइट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां पर साथियों आप सभी को पता होगा, थोड़ा सा मैंने यहां पर एक मिस्टेक करी है, वो क्या है, यू टर्न प्रोहिबिटेड का संकेत गोलाकृति में होता है, यू बना के उसको काट देते हैं, लेकिन यू टर्न लेने का जो संकेत होता है वो चौकोर आकृति में होता है और ये एक सूचनात्मक मात्र संकेत होता है। आपके द्वारा यू टर्न लेना कंपलसरी नहीं होता, ऐसा नहीं है कि आपको यू टर्न लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर गोल आकृति में होता तो आपको यहां पर यू टर्न लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर ये चौकोर आकृति में है तो यू टर्न लो या न लो ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, संकेत है वो यहां पर वर्ग में होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन तो सही बताया था लेकिन मैंने जो आकृति बनाई थी वो गलत बना दी थी। प्रश्न संख्या 29 है, राष्ट्रीय राजमार्ग दूरभाष सहायता नंबर के बारे में सही कथन नहीं है, मतलब जो गलत है वो बताना है। राष्ट्रीय राजमार्ग सहायता नंबर 1039 से डायल करना होता है, आप सभी को पता है 1039 नहीं 1033 होते हैं, ठीक है। यह दुर्घटना स्थिति में एक सहायता नंबर होता है, राजमार्ग पर रुकावट आने पर संपर्क किया जा सकता है। इन नंबरों पर 24x7 कभी भी कॉल है वो किया जा सकता है। तो बी सी डी तीनों क्या सही है और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार कौन सा शब्द नया नहीं जोड़ा गया है, चालक, पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम, समुदाय सेवा, असक्त वाहन और समूहक। इनमें से जो असक्त वाहन है ना, असक्त या इनवैलिड कैरेज, तो ये शब्द पहली बार नहीं जोड़ा गया, पहले से ये शब्द है वो एड है, ठीक है। तो असक्त वाहन पहले से ऐड है, वर्तमान में जो जोड़ा गया है वो आर्टिकुलेटेड व्हीकल नाम यहाँ पे जोड़ा गया है या अडेप्टेड व्हीकल यहाँ पे जोड़ा गया है, अडेप्टेड व्हीकल, ठीक है। तो यहाँ पर इस असक्त जो असक्त वाहन है इसके नाम पे अब अडेप्टेड व्हीकल नाम कर दिया गया है। अडेप्टेड व्हीकल, रूपांतरित वाहन, अनुकूलित यान। प्रश्न संख्या 31 है, ट्यूबलेस टायर का लाभ नहीं होता है, लाभ नहीं है, इसमें हवा का रिसाव धीरे धीरे होता है, ठीक है। ये अधिक फ्लैट होकर चलने की संभावना होती है, अधिक फ्लैट नहीं होते, ये कम फ्लैट होते हैं। पंचर होने पर भी आसानी से टायर से हवा नहीं निकलती है, ये भी ठीक है। और ये फ्रिक्शन से भी ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं, तो ये भी ठीक है, मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी छोटी गाड़ियाँ होती है इनमें ट्यूबलेस टायर का इस्तेमाल किया जाता है और इनमें ट्यूबलेस टायरों में आप सभी को पता ट्यूब होती नहीं है और ट्यूब के रूप में सिलिकॉन की परत का प्रयोग यहाँ पर हवा को रोकने के लिए किया जाता है। आप सभी को पता होगा कि टायर के अंदर हवा होगी तो टायर के अंदर हवा को रोकना अति आवश्यक है, हवा नहीं रुकेगी फिर टायर का कोई औचित्य नहीं है। और टायर जो होता है ट्यूबलेस टायर ये कम फ्लैट होता है और हवा वाला टायर है वो ज़्यादा फ्लैट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 31 का बी हो जाएगा। प्रश्न 32 है, मल्टी लेन सड़क मार्ग के संबंध में गलत कथन आपको बताना है। मल्टी लेन सड़क का मतलब है दो या दो से अधिक आपकी जो लेन होती है उनके संबंध में। तो मल्टी लेन जिनमें आने जाने के लिए कई लेन बने होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन एक हो जाएगा, सही है। सबसे दायां लेन ओवरटेकिंग लेन होता है, भारी मोटर वाहनों के लिए सबसे दायां लेन होता है, भारी मोटर वाहनों के लिए सबसे दायां लेन नहीं होता भाई, सबसे दायां नहीं सबसे बायां होता है, ये बायां होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। हल्के मोटर वाहनों के लिए मध्य लेन होता है, ये भी ठीक है, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है, वाहन में गियर बॉक्स का कार्य होता है। गियर बॉक्स का काम क्या है आप सभी को पता होगा, इंजन टॉर्क में परिवर्तन, इंजन टॉर्क घटाना, इंजन टॉर्क बढ़ाना, सभी कथन सत्य हैं। यहाँ पर आपके सामने दो शब्द आ सकते हैं, एक तो स्पीड आ सकता है, एक टॉर्क आ सकता है। इन दोनों में से अगर एक को आपको लेना हो तो आपको टॉर्क को लेना है, न कि स्पीड को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है, एकल मार्ग के रूप में निर्दिष्ट किसी मार्ग पर खाली स्थान के संबंध में सही कथन बताओ आप। एकल मार्ग को हम वन वे मार्ग कहते हैं, एक दिशा में यान, प्रतिषेध या एक दिशा में यान की अनुमति यहाँ पर यह चिन्ह हो सकता है। सामने से वाहन आने पर हेडलाइट को लो बीम पर कर लेना चाहिए।
अब जी एकल मारा गया और सामने से गाड़ी आ गई तो भी आपको लो बीम पर कर लेना है। ओवरटेकिंग निषिद्ध होती है यहाँ पर। इस पर्सन में ओवरटेकिंग यहाँ मतलब कि यह बताया गया है सही कथन, किस मतलब सही कथन बताना है भाई आपको, है ना। तो पहली बात तो यह है कि इस पर्सन में यहाँ पर बताया गया है कि सामने से वाहन आने पर हेडलाइट को लो बीम पर कर लेंगे, वन वे पर सामने से जो गाड़ी है वो आती नहीं है। ओवरटेकिंग निषिद्ध नहीं होता, ओवरटेकिंग आप कर सकते हैं। रिवर्स गियर में वाहन नहीं चलाना चाहिए, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर बी सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छी बात केवल सी में है, बाकी सब क्या है, झूठे कथन है, गलत कथन है। प्रश्न संख्या 35 आपके सामने है। दिशा संकेतक डायरेक्शन इंडिकेटर का चिन्ह निम्न में से किस रंग में होता है। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर दिशा संकेतक को एम्बर का चिन्ह भी बोलते हैं और एम्बर को यहाँ पर येलो संकेत भी कहते हैं। एम्बर बोल दो चाहे येलो बोल दो, एक ही बात है। तो या इसको ऑरेंज भी बोला जा सकता है। अब आपके सामने समस्या ये है कि येलो आ जाए, ऑरेंज आए, एम्बर आ जाए, तो वरीयता किसको दोगे, ऑरेंज को दोगे, यानी एम्बर को आपको वरीयता देनी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 है। टायर की चौड़ाई होती है, कहां से कहां होती है, आप सभी को पता होगा। शोल्डर से शोल्डर तक जो टायर की है वो चौड़ाई होती है। सेक्शन हाइट कहां से होती है, यहाँ पे शोल्डर से बीड तक, जो रिम से सटा हुआ टायर का अंदरूनी भाग है वहां तक ये होता है, ठीक है। और बीड से शोल्डर, है ना, तो यहाँ पर शोल्डर से शोल्डर के बीच में चौड़ाई होती है और बीड से शोल्डर क्या होती है, बीड से शोल्डर इसकी हाइट होती है। थ्रेड से थ्रेड, तो ये थ्रेड से थ्रेड ये कोई इसका जवाब नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा टायर की चौड़ाई है वो हमेशा क्या है, जहाँ पर वो भाग जो रोड के साथ संपर्क में आता है उस भाग को यहाँ पर क्या कहा जाता है, टायर की चौड़ाई कहा जाता है। जिसके ऊपर थ्रेड कटी होती है, डिजाइन कटे हुए भाग होते हैं, वो डिजाइन है वो यहाँ पर टायर के घर्षण को बढ़ाने का काम करती है। वो टायर के नीचे दबने वाली हवा आदि को यहाँ पर निकालने का काम भी करती है। प्रश्न 37 है। यातायात के संबंध में रोड रेज का क्या अर्थ है। रोड रेज का मतलब है अत्याचार करना, ड्राइवर के द्वारा यहाँ पर गलत व्यवहार करना। कोई भी गाड़ी का ड्राइवर वो गलत व्यवहार करता है, रोड रेज कहलाता है। यातायात में सड़क पर चालकों द्वारा हिंसक प्रदर्शन करना यहाँ पर क्या कहलाता है, यहाँ पर आपका रोड रेज कहलाता है। प्रश्न संख्या 38 है। क्षमता परीक्षण नया ड्राइविंग लाइसेंस या रिन्यू टेस्ट के लिए निम्न में से कौन प्राधिकृत अधिकारी होता है। पंजीयन अधिकारी, लाइसेंसिंग प्राधिकारी, लाइसेंस अधिकारी, पंजीकरण प्राधिकारी। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान देना है। पहली बात तो केवल अधिकारी शब्द आ रहा है, उनको आप काट दो, तो ये दो तो पहले कट हो गए। अब पंजीकरण यानी आरसी का हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहे हैं। तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39 है। टायरों में कटी ट्रेड डिजाइन का उद्देश्य क्या होता है। ट्रेड जो कटी होती है, डिजाइन पर जो खोखले भाग होते हैं, जो डिजाइन कटी हुई होती है, वो क्या काम करती है, टायर की आवाज को कम करना व घर्षण को बढ़ाना इसका काम है। साथ ही दोस्तों आप सभी को पता होगा लेदर कंडीशंस में यहाँ पर आपको पता है टायरों के नीचे पानी दबता है तो पानी भी बाहर यहीं से निकलता रहता है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। वाहन इंजन के संबंध में गलत कथन आपको चुनना है। पिस्टन सिलेंडर बोर के अंदर वृत्तीय गति करता है। पिस्टन क्या करता है, पिस्टन कभी भी वृत्तीय गति नहीं करता, पिस्टन हमेशा रेखीय गति करता है। वृत्तीय का मतलब है गोलाकार, गोल घूमना, और पिस्टन हमेशा ऊपर नीचे की रेखीय गति करता है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया, ठीक है। पिस्टन पर आई होल में रिस्ट पिन का प्रयोग या उपयोग किया जाता है, रिस्ट पिन का, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ये सही है। सीआई कंप्रेशन इग्निशन इंजन में केवल हवा का कंप्रेशन होता है, ये भी ठीक है। कंप्रेशन इग्निशन इंजन कास्ट आयरन के और मजबूत बने होते हैं, ये भी ठीक है, क्योंकि कंप्रेशन के सिद्धांत पे काम कर रहे हैं ना। प्रश्न संख्या 41 है। 4 स्ट्रोक इंजन के कार्य करने के सिद्धांत से संबंधित सही कथन कौन सा है। 4 स्ट्रोक जो इंजन होता है इसके संबंध में आपको बताना है। तो डीजल इंजन पावर स्ट्रोक में स्पार्किंग करनी होती है। आप सभी को पता है कि यहाँ पर सही कथन कौन सा नहीं है, नहीं पूछा ना, तो डीजल इंजन में पावर स्ट्रोक में स्पार्किंग करनी होती है, गलत हो जाएगा। पेट्रोल इंजन में पावर स्ट्रोक में स्पार्क प्लग अपना काम करता है, पावर स्ट्रोक इसमें स्पार्क प्लग चिंगारी देता है, बिल्कुल ठीक है। डीजल इंजन में पहले स्ट्रोक में केवल हवा आती है, ये भी ठीक है। पेट्रोल इंजन में पहले स्ट्रोक में हवा और पेट्रोल का प्रवेश जो है होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों से ये डी गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है। पेट्रोल इंजन के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत इसके अंदर प्रयोग किया जाने वाला खालिस्तान होता है। आप सभी को पता होगा कि जो डीजल गाड़ियां होती हैं उनमें पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा निकलता है, और जो पेट्रोल गाड़ियां होती है इनमें दोस्तों यहाँ पर जो है लेड ऑक्साइड सबसे ज्यादा निकलता है। लेड ऑक्साइड के कारण प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि पेट्रोल को जलने में आसान बनाने के लिए यहाँ पर लेड ऑक्साइड का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। तो प्रश्न 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का काम क्या होता है? पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का काम होता है हवा और पेट्रोल का मिश्रण तैयार करके इंजन को भेजना, हवा पेट्रोल का मिश्रण तैयार करना। प्रश्न 44 है, कनेक्टिंग रोड के बिग एंड स्मॉल एंड किस किस को जोड़ते हैं? जो स्मॉल एंड होता है वो पिस्टन को जोड़ता है, किसके माध्यम से? पिस्टन पिन के माध्यम से। बिग एंड जो होता है वो क्रैंक से जोड़ता है, किससे जुड़ता है? क्रैंक से, और इसमें क्रैंक पिन होती है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है, जो कनेक्टिंग रोड है एक साइड से क्रैंक से जुड़ेगी, दूसरी साइड में पिस्टन से जुड़ेगी। पिस्टन से जुड़ेगी तो स्मॉल एंड होगा आई होल, जिसे हम कहते हैं, जहां पर पिस्टन पिन, गजन पिन या रिस्ट पिन लगाते हैं, और दूसरी साइड में आपकी जो क्रैंक होती है वो क्रैंक के बारे में बात करनी है। तो क्रैंक कनेक्टिंग रोड से जुड़ती है। ठीक है, तो यहां पर इसको कहते हैं क्रैंक पिन, इनको जोड़ने वाली जो पिन होगी वो क्रैंक पिन होगी। प्रश्न संख्या 45, आधुनिक ऑटोमोबाइल सेक्टर में वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी को चार्ज करने के लिए किस प्रकार के करंट का प्रयोग किया जाता है? नोट, बैटरी को चार्ज करने के लिए किस प्रकार के करंट की आवश्यकता होती है, यह पूछा गया है। आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में जो बैटरियां होती है, बैटरी को चार्ज करने के लिए किस प्रकार के करंट की आवश्यकता होती है? बैटरी को चार्ज करने के किस प्रकार के करंट का प्रयोग किया जाता है? आप सभी को पता होगा कि गाड़ी में होता है अल्टरनेटर, गाड़ी में क्या होता है? अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर, और ये अल्टरनेटर एसी निकालता है। इस एसी को, अब बैटरी को चार्ज करने के लिए इस एसी को डीसी में बदला जाता है, जिसके लिए हम डायोड लगाते हैं। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें कौन सी ऊर्जा चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, डीसी करंट चाहिए। अब अल्टरनेटर एसी निकालेगा तो इस एसी को हम डीसी में कन्वर्ट डायोड के माध्यम से आसानी से वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 46 है, किसी पेट्रोल वाहन का बार बार क्रैंकिंग करने पर भी स्टार्ट न होने का क्या कारण हो सकता है? सभी को पता है, इंजन सप्लाई बाधित होने से, इलेक्ट्रिक सप्लाई बाधित होने से, ए और बी दोनों होने से, फ्लाईव्हील रिंग गियर खराब होने से। तो यहाँ पर अगर बार बार क्रैंकिंग करने पर, अगर क्रैंक कर रही है मतलब कि यहाँ पर फ्लाईव्हील अगर ओके है, क्रैंक कर रही है फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही है, मतलब कि क्या कारण हो सकता है? ईंधन सप्लाई में या इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, इन दोनों में से किसी एक में गड़बड़ यहां पर हो सकती है। लेकिन अगर क्रैंकिंग नहीं करती है तो हम मान सकते हैं क्रैंक कर रही है, तो क्रैंक कर रही है तो मतलब कि ईंधन सप्लाई बाधित है और इलेक्ट्रिक सप्लाई दोनों में से एक चीज है वो बाधित है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। आधुनिक पेट्रोल ईंधन से चलने वाले वाहनों में पेट्रोल के वाष्पीकरण यानी कि पेट्रोल का भाप बनकर हवा में मिलने की क्रिया को रोकने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, इसके लिए कैलिस्टर प्रयोग किया जाता है। जो पेट्रोल होता है वो भाप बनकर हवा में वाष्पीकृत न हो, उससे सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो आप सभी को पता है उससे प्रदूषण भी होता है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए कैलिस्टर का प्रयोग यहां पर किया जाता है। प्रश्न संख्या 48 हमारे सामने है, भारत सीरीज के बारे में सही कथन नहीं है। भारत सीरीज यह केवल लाइट मोटर वाहनों के लिए लागू की गई है, बिल्कुल ठीक है। बीएच सीरीज में डीजल इंजनों को पेट्रोल इंजन से कम टैक्स देना होता है। डीजल इंजन को पेट्रोल की तुलना में कम, गलत है, उल्टा लिख दिया भाई यहाँ पे, पेट्रोल इंजन को कम देना होता है। इलेक्ट्रिक वाहनों को टैक्स में अतिरिक्त 2% की छूट प्रदान की जाएगी, ये भी ठीक है। और निजी कर्मचारियों को बीएस सीरीज के लिए प्रारूप 60 भरना होगा, तो यहां पर ये भी ठीक है। तो यहां पर केवल जो गलत होगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत स्टेज में डीजल इंजनों को पेट्रोल इंजन से कम टैक्स देना होता है, कम नहीं थोड़ा सा ज्यादा देना होता है। प्रश्न संख्या 49 है, प्रदूषण के संबंध में प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। एक होता है प्राथमिक प्रदूषक, एक होता है सेकेंडरी प्रदूषक। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो CO2 है, CO है, NOO3। तो यहां पर जो O3 है ये O3 ओजोन है, ये सेकेंडरी पोल्यूशन है। बाकी सभी क्या है? यहाँ पे प्राइमरी है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान से सोचना है, समझना है और लिख लेना है। आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं, सामने से रासर की गाड़ी आ रही है, रासर की गाड़ी से आपकी टांग टूट जाती है, ठीक है। रासर के ड्राइवर के पास में खुद का लाइसेंस नहीं है लेकिन बीमा करवा रखा है। अब बताओ क्लेम के संबंध में सही कथन कौन सा है? यहां पर बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। रासर 2.5 लाख रुपए देंगे, चालक के पास लाइसेंस नहीं था इसलिए ड्राइवर 2.5 लाख रुपए देगा, बीमा कंपनी 2.5 लाख देगी, उपरोक्त सभी मिलकर देंगे। तो आप सभी को पता है कि अगर मालिक पास में है, मालिक साथ में बैठा है, जैसे रासर पास में बैठे हैं, और अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर के पास में लाइसेंस नहीं है फिर भी वो गाड़ी चला रहा है, तो और फिर अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई क्लेम होता है, तो वो क्लेम अब वाहन के मालिक की उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वाहन मालिक ने उसको मंजूरी दी है गाड़ी चलाने को लेकर। तो ड्राइवर यार एक मतलब कि कमजोर आर्थिक स्थिति वाला व्यक्ति हो सकता है, लगभग होते ही हैं, तो वहां पर वो कौन कौन सा चालान जमा करवा देगा? तो यहां पर आपको ध्यान देना है, अगर कोई टांग टूट जाती है तो जो जुर्माना होता है वो रासर यानी कि वाहन का मालिक है वो देता है, ठीक है। वाहन मालिक नहीं होता है, उसको सूचना नहीं होती है, तब जाके एक अलग मैटर है।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राज सर 2.5 लाख रुपए देंगे घायल पे, मृत्यु होने पे 5 लाख है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर आज साथियों हमने जो टोटल मिला के 50% हमने यहाँ पर करने का प्रयास किया और शानदार सेशन हमने लिया है। आपको ये उम्मीद है कि पसंद आया होगा और आपको मजा आया होगा, आनंद आपको मिला होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इस क्लास को अगर पसंद करते हैं तो इस क्लास को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं इस क्लास के फीडबैक के संबंध में। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही मतलब कि फायदेमंद है और आपको ये द्वारा सबमिट करना चाहिए, क्योंकि आपका जितना बड़ा विश्वास होगा जीत हमारी उतनी बड़ी होगी। क्योंकि आप अगर विश्वास जताएंगे तो हम आगे के सेशन है वो और भी शानदार लेने वाले हैं। हर वो एक चीज जो आपके एग्जाम में आ सकती है और उस हर एक चीज को यहां पर आपको सिखा कर रहेंगे। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।